बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे कोयटा के जलसा के बारे में, जो कि अपोजिशन ने वहाँ किया। अपोजिशन की 11 जमातों ने वहाँ किया। गुजरांवाला में जलसा हुआ तो उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर इंतहाई काबिल एतराज़ थी और उसमें डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। पूरी कौम में गम गुस्से की लहर दौड़ी और उसको बड़े पैमाने पे लोगों ने कंडेम किया। कराची में मियाँ साहब की तकरीर नहीं थी, लेकिन बारसूरत कराची, गुजरांवाला, कुछ न कुछ और जमातों के लोग भी काबिल एतराज़ बातें करते रहे। लेकिन कोयटा जाके तो बिल्कुल इंतहा हो गई। कोयटा में लोग बहुत ज़्यादा थे, मजमा काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो बड़ा मजमा था, ज़्यादातर तो वो मौलाना फजल रहमान के मदारस के लोग नज़र आते थे और बाकी भी बलूचिस्तान के दूसरी पार्टियों ने भी कुछ ना कुछ लोग जमा किए हुए थे। वहाँ एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए था, यूनिटी का मैसेज जाना चाहिए था। आपको पता है कि बलूचिस्तान में अफवाज पाकिस्तान उन चंद ग्रोह या चंद सरदारों के पाले हुए वलैदगी पसंद लोग जिनको इस्तेमाल कर रहा है भारत अफगानिस्तान से, उनके खिलाफ लड़े। और चंद दिन पहले ही अफवाज पाकिस्तान ने काफ़ी बड़ी कुर्बानी वहाँ पे दी। रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और आपकी अफवाज उनके खिलाफ जंग लड़ रही है। लेकिन इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की गई उस जलसे में, और उसमें थोड़ा सा मैं जायज़ा लेना चाहूँगा ताकि आवाम को कुछ समझ लग सके कि ये हम क्यों कहते हैं कि ये एक गैर ज़िम्मेदाराना हरकत थी। देखिए, बात यह है कि मैं तफसीलन मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना वगैरह की तकरीरों पे बात करूँगा, लेकिन आप देखिए कि सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात की अवैस नूरानी साहब ने। अवैस नूरानी मौलाना शाह अहमद नूरानी का बेटा है और शाह अहमद नूरानी ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की थी जो उनके मुंह से निकली। और अब उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने जो आज़ाद बलूचिस्तान की बात की थी वो तो मेरी स्लिप ऑफ टंग थी। भाई, स्लिप ऑफ टंग थी तो माजरत वहीं करनी थी। पैगाम तो जो लोगों को गया या इंडिया ने जो उछाला, जो पैगाम उधर बाहर जो बात निकली, वो तो वही होगी जो आपने वहां पे कह दिया। मुझे उससे भी ज़्यादा जो गिला है और मुझे उससे भी ज़्यादा जो दुख है वो उन हजरात का है जो बाकी लीडरान वहां बैठे हुए थे। उन्होंने क्यों नहीं इसको टोका वहां पे, या क्यों नहीं इसके बाद उन्होंने माजरत की और कहा कि ये शख्स जो भी इसने बात की है ये आके माजरत करे। लेकिन उस जुर्म में सारे शरीक थे, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी माजरत नहीं की और उस वक्त चुप रहे। डॉक्टर मालिक ने भी तकरीर की, वो रिकोडेक और सैंदक वगैरह का कहते रहे। सैंदक और रिकोडेक बिल्कुल बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं और हमारे पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसमें जो पहला जो आपने टिथौन के साथ जो एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत ने किया था। उसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं था और वो गालिबन जरदारी साहब के दौर में हुआ। अब वो जो एग्रीमेंट था वो आपको याद होगा कि हमारे इंतहाई कभी किस्म के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस फगार चौधरी, जिनको जस्टिस कहते हुए भी तकलीफ होती है, उन साहब ने उसका कुछ ऐसा तिया पांचा किया कि वो आर्बिट्रेशन में चले गई, यानी इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ फैसले किए, और नतीजा ये कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा भारी फाइन किया, जो आज दिन तक हम उसको ख़त्म कराने के चक्कर में भाग दौड़ कर रहे हैं। और डॉक्टर मालिक को ये समझना चाहिए था। डॉक्टर मालिक इस मामले में सालसी के लिए भी जाते रहे हैं, उनसे बातचीत करते रहे हैं, लेकिन वो बातचीत कामयाब ना हुई, क्योंकि गालिबन उसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो बातचीत करने के लिए टीम जाती थी ये भी उनसे कोई पैसे मांगती थी। अगर ये दुरुस्त है तो फिर खुद लोगों को अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। इनके अलावा फिर शिकवा किया गया कि जनाब बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा दी गई। बलूचिस्तान की हुकूमत जो डॉक्टर मालिक के बाद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वहाँ पे मौजूद थे, और ये नून लीग की फेडरल गवर्नमेंट नून लीग के पास थी। अब वहाँ पे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो बैठा रहता था, जाके वो नवाब साहब बैठे हुए हैं दुबई में या इंग्लैंड में अपने कमाए हुए पैसे को लगाने के लिए, और पीछे उनका ख़ानदान जो है वो वहाँ पे मौजूद था, वो काम कर रहे थे। अब यहाँ पे ये कहा जाता रहा कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी 3,500 से 4,000 के करीब
सरकारी नौकरियां मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थीं। और ये हमें बताती है, इंटेलिजेंस बताती है कि ये सारा गड़बड़ी यही थी कि सनाउल्लाह जहरी के भाई जो हैं वो पीछे नौकरियां बेच रहे थे, पैसे कमा रहे थे। जब आप खुद ये हरकतें करते हैं तो बलूचिस्तान पसमानदा रह गया, पीछे रह गया, वो कैसे न रहे? खुद आप लूटते रहे इसको, इस सूबे को, और सारी तबाही मची यहां पे है। अब बात यह है कि इसके अलावा अमीर हैदर होती ने तकरीर की, वो भी सुबाइयत का जहर फैला के चले गए, बलोचों को उकसा के चले गए कि जनाब ये हमें कोई इतराज़ नहीं जो बंदरगाह बन रही है गवादर, लेकिन इसका फ़ायदा इनको पहुंचने, भाई फ़ायदा उन्हीं को पहुंच रहा है और पहुंचाया जाएगा। आप क्यों नीयत पे किसी के शक करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप हुकूमत में नहीं है? मगर ये जहर फैलाना इनका काम था। इनको अपने मफादात के सामने बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और पकड़ के अपने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो नैरेटिव, वो बातें जो दुश्मन बाहर से बोलता है वो आपके मुंह से उगलनी शुरू होती हैं, और यही सबसे घिनौनी चीज़ है। उसके बाद तकरीर आ जाती है मियाँ साहब की। मियाँ साहब ने वहाँ पे तकरीर की और मियाँ साहब ने कहा जी मेरी गवर्नमेंट ठीक ठाक चल रही थी, मेरी गवर्नमेंट को हटा दिया, इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया। भाई आपकी गवर्नमेंट कब हटाई? आपने 5 साल पूरे किए। नवाज शरीफ साहब को हटाया गया इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चला गया, उधर जायदादों के आप हिसाब न दे सके, आपने जाली कागजात पेश किए, जालसाजी आपने की और उनको पता नहीं क्या पकड़ाया वहाँ पे, कोई कतरी खत था, कुछ और था। फिर झूठ जाट बोले आप लोगों ने, अकामा का भी किस्सा निकल आया। आप घर गए अपने कामों की वजह से, आपको अवाम ने वजीर आजम के उहदे तक पहुंचाया, इतना बड़ा आपको उहदा, इतनी इज्जत आपकी कर दी, आपको एक वोट दे के, सिर्फ आप कारोबारी आदमी थे, आपको वोट दे दिया, वोट दे के आपको कहां पहुंचाया? आप उस वोट की लाज ना रख सके, दुनिया को कहते हैं वोट को इज्जत दो और खुद आप वोट की इज्जत ना रख सके कि आपने जा के तो वहां जाली कागजात पेश करने शुरू कर दिए, अवाम से लगातार झूठ बोला कि जी हमारे पास सारे सबूत हैं, शवाहिद हैं। आप इस चीज़ की वजह से निकले। अब आप काबिल एतबार आदमी नहीं रहे क्योंकि आपने जालसाजियां भी की, झूठ भी बोले और पैसा भी बनाया। आज आप लंदन में बैठे हैं। पाकिस्तान में किसी को क्या तकलीफ है, आपको सिर्फ ज़बानी तकरीर करनी आती है, आप उस तकलीफ के हिस्सेदार नहीं हैं। आप तो अपने जन्नत जो बसाई उसमें रह रहे हैं। ऐसे लोगों से जिन्होंने पैसा बना के बाहर अपने लिए जन्नतें बसाई, उनके मुंह से अवाम की बात सुनते हुए बड़ी कोफ्त होती है, जहनी परेशानी, जहनी कोफ्त होती है कि ये क्या कह रहे हैं हमें। कभी अवाम के लिए कुछ किया? जो आप हमें कहानियां सुनाते हैं कि हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाए, सड़कें और पुल अगर कर्जे से बने तो वो कभी मुल्क सीधा नहीं हो सकता। और सड़कें और पुल बना के अगर उसमें से कमीशनें खा जाएं लोग, तो वो भी आप समझ लीजिए कि कौमी सरमाए का ज़िया है। इन्होंने दूसरी जो बात की जो बहुत ही संगीन थी, बाजवा साहब के खिलाफ और दूसरे जो हमारे DGI हैं फैज़ हमीद, उनके खिलाफ बातचीत की, जूनियर कमांड को उकसाया। ये फौज में बगावत करने की कोशिश थी, ये फौज में बगावत करने की कोशिश। आप याद रखें, अल्लाह ताला के अलावा अगर कोई चीज़ इस मुल्क के लिए जाने दे रही है और उसको संभाल के बैठी हुई है, वो आप नहीं हैं, वो अफवाज पाकिस्तान है। जितनी कुर्बानियां इन्होंने दी हैं, आपके गंदे नाले तक तो जाके कराची में साफ कर लिया, और क्या करें? आप लोगों को सवाए अपनी लालच, अपनी जात के और कुछ नजर नहीं आता, और झूठ जाट बोलते हैं, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आपकी गवर्नमेंट 5 साल उसने पूरे किए, आप सिर्फ 6 महीने पहले निकले, और वो उसकी वजह यही थी कि आपने झूठ बोले, आपने जाली कागज बनाए, आपने अपने जायदादों का हिसाब नहीं दिया, उसका आप किसी और पे डालें। अब ये अपने अपने जराइम आप ये कह के कि ये अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान को आपकी जगह पे बिठा दिया, नहीं, आपने अपने 5 साल पूरे किए। अगले इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान आया। अब वो अच्छा काम ना करे, अगर वो गलत काम, वो अपोजिशन का हक है कि वो उनसे पूछे, ये अपोजिशन का राइट है कि वो उनसे महंगाई पे बात करे, अवाम के जो मसले उन पे बात करे। लेकिन अवामी मसाइल पे तो आपने बात करनी ही नहीं। अवाम का नाम ले लेकर रोना, लेकिन दुख अपना। क्या आपके इलेक्टेड वजीर आजम को यूं निकाल दिया, फला कर दिया? भाई आपने एक चीफ जस्टिस को कैसे निकाला था? आपने एक प्रेसिडेंट को कैसे निकाला? आपने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कैसे निकाला था? कभी आपने कोई आईनी काम किया है जो आप दूसरों को ये बातें सुनाते हैं? आइन में लिखा है कि चीफ जस्टिस की बेतौकीरी करके उसको इस तरह उसके खिलाफ बगावत करके उसको निकाला जाएगा, या आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जाएगा?
कौन से आइन की बातें करते हैं आप? लोगों को आइन 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 करके तो सुबह से लेकर रात तक हम सारे सुनते हैं आइन। आइनी काम तो आपने कभी नहीं किए। तो ये बगावत जो फौज में कराने की कोशिश की जा रही है, मैं उसके बारे में वाज़ेह बता दूं, हमारे मुल्क की और हमारे फौज की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो उसका इत्तेहाद है, वो उसकी अपने कमांडरों के साथ वफादारी है। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। लिहाजा अवाम को चाहिए कि अब उन लोगों का मुहासबा करें, उनको पूछें, पकड़ें कि आपने क्या रवैश अख्तियार की हुई है, किस रास्ते पे चले हुए। इसके साथ साथ फिर इसके बाद तकरीर की मरियम नवाज ने, वो एक शख्स की तस्वीर लगा के अपने प्रोफाइल पे बैठी हुई हैं, राशिद बलोच। ये वो शख्स है जो कराची में हमले में मुलव्वस था, जो हमला किया गया स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पे, वो उसमें मुलव्वस था। आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं? आप अफवाज पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही हैं जो ये जंग लड़ रही हैं? आप उन पुलिस वालों का जिन्होंने मुकाबला किया वहां पे, उनका मुंह चढ़ा रही हैं? और फिर किसी की एप्लीकेशन लेके पकड़ के और तकरीर शुरू कर दी मिसिंग पर्सन पे। आपको क्या पता कि मिसिंग पर्सन कौन से हैं? ये लोग जो पहाड़ों में रह रहे हैं और पहाड़ों से आके अफवाज पाकिस्तान पे हमले करते हैं, ये अपने घरों में रहते हैं, ये घरों से मिसिंग है। ये तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, ये ईरान के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आप उनको मिसिंग पर्सन कहती हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया मिसिंग पर्सन के ऊपर ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ी सेंसिटिव है, और आपका मुल्क जलील हो, आप अपने मुल्क के ऊपर इल्जाम तराशी करके उसको जलील करना चाहती हैं। आपको पता है कि आपने क्या कहा। ये वो चीजें हैं जो दुखती हैं कि आपको अपने झूठ, फ्रॉड, वो चीजें नजर नहीं आती, और अवाम को दिन रात बेवकूफ बनाते हैं झूठ बोल बोल के, और पाकिस्तान की तजलील का बायस आप बने हुए। इसके अलावा मियां साहब ने भी 2 जजों का बार बार वो जिक्र करते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को निकाल दिया, एक और जज साहब हैं, उनका रोना रोते हैं। ये इस तरह उनके दुखी हैं जैसे वो जज नहीं है बल्कि पीएमएलएन के ओहदेदार हैं कोई। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब तो थे पीएमएलएन के ओहदेदार, पीएमएलएन के हमायती चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे, जो नहूसत फैला गए इस मुल्क में, इफ्तिखार चौधरी साहब, करप्ट आदमी, जिसको निकालने वाला मुशर्रफ बिल्कुल ठीक निकाला था, उनको बहाल करने वाले सारे बाद में उससे बददिल हुए। वो शख्स अपना कबीला पीछे छोड़ गया। अब उन कबीले में से कोई आपसे पूछता है कि मियां साहब ने बाहर जाना है, आप 48 घंटे की जमानत दे के वो जिंदा रहेंगे। कोई उनका हुदैबिया पेपर मिल का केस, जो कि तमाम करप्शन की जड़, जहां से पकड़े अगर उस केस को, कोई बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो केस भी आपकी खिदमत में पेश करता है और उसको क्लियर, खत्म। और फिर पाबंदी लगा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इस केस के ऊपर मीडिया में बात नहीं कर सकते। क्यों? आप अलमबरदार हैं आज़ादी इजहार राय के, लेकिन यहां आज़ादी नहीं चाहिए। यहां तो आपने बंद कर दिया कि आप बात नहीं कर सकते इस पर। और फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जिन्होंने आपके लिए प्री पोल रिगिंग की, अगर उनको किसी ने अप्रोच किया था, कुछ कहा था, तो पहले तो वो खुद जज थे, उसको अदालत में पेश कर लेते। अगर वो पेश नहीं करते थे तो कम से कम जाके चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख के बता देते कि जी ये ऐसे हुआ। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करता, उसको बुलवा देता कि ये आपके फलां आदमी ने ये हरकत की है। लेकिन ये तो मकसद ही नहीं था। इलेक्शन से 2 दिन पहले पीएमएलएन के लिए आपने सिंपथीज लेनी थी, प्री पोल रिगिंग, और जाके
कोई जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जाके पिंडी बार एसोसिएशन में आपने तकरीर की और कहा कि जी फैसले में लिखवाए जाते हैं, जिसका मतलब यह कि नवाज शरीफ साहब का फैसला लिखवाया गया बाहर से। और फिर आपने हमदर्दियां समेटी नून लीग के लिए ताकि इलेक्शन में उनको वोट मिले, उनको आपने मजलूम जाहिर किया। ये लुटे हुए मुल्क के साथ वफादारियां आपकी, और फिर आप कहते हैं कि जी हम बड़े अच्छे जज हैं। ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये खिदमत की मुल्क की। तो मेरे अजीज दोस्तों और हमवतनों, मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता है, ये इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। आज आपकी सलामती के साथ खेल रहे हैं सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए। और मैं ये बड़े वसूख से कहता हूं, हम सब इस चीज़ के हमायती हैं कि सिविलियन हुकूमत मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अगर सिविलियन हुकूमत अपने ही मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन जाए या सियासी निज़ाम अपने मुल्क के लिए ख़तरा बन जाए, तो फिर उस मुल्क की सलामती को कायम रखना फ़ौज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।